जी नमस्कार भाई, स्वागत है आपका आज के इस सेशन के अंदर। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। जी, वो सूचना रिगार्डिंग है हमारे आने वाले नए जो कोर्स लॉन्च होगा उसके बारे में। जी, हमारी डिफेंस शिक्षा ऐप पर बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए MR, कोस्ट गार्ड, GD, DB और यांत्रिक के लिए जो है एक कोर्स आने वाला है। बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर ये आपका बेस्ट कोर्स होगा, जिसके अंदर आप ये मान के चलो अराउंड 200 के आसपास जो है वाइट बोर्ड पर, जैसा आज का मैं सेशन पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम ऐसी ही वीडियो होंगी जो पूरे कोर्स से रिलेटेबल होगी। और मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूँ कि इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप डेमो वीडियो देख सकते हो इसके अंदर। इसका जो हमारी डिफेंस शिक्षा ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म जो है हमने डाल रखा है लिंक के अंदर, आप उसको फिल कीजिए। जो इस गूगल फॉर्म को फिल करेगा उसी को ये कोर्स मिलने वाला है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है इसके साथ साथ जो है PDF नोट्स भी जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस कोर्स के साथ साथ। और आप लोगों को जो है PDF नोट्स के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मैं दीपक शोरान आपका स्वागत करता हूँ। जी, आज के सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी आप कह सकते हो इसको। ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पासिस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रे। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप जाते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, अप टू CGL लेवल हो, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। तो पासिस ऑफ इंडिया को हम कंप्लीटली जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम जो है हर एक स्टेट के पासिस के बारे में हम डेप्थ से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है पासिस ऑफ इंडिया। जी, पासिस ऑफ इंडिया, या जिसको हम कहते हैं भारत के दर्रे, भारत के दर्रे। जी, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि दर्रा होता क्या है भाई। दर्रा या पास हम किसको कहते हैं भाई? दर्रा या पास होता क्या है? तो हम किसको कहते हैं दर्रा या पास? ए नेचुरल रूट located between two mountains by, दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक रास्ता। जी, दो पर्वतों के बीच का जो प्राकृतिक रास्ता होता है भाई, एक पर्वत इधर है, एक पर्वत इधर है, उनके बीच का एक प्राकृतिक रास्ता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं भाई। अगर मैं बात करूं अब इस दर्रे के हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस दर्रे के क्या उपयोग हो सकते हैं भाई? उपयोग क्या क्या हो सकते हैं इस दर्रे के? तो इसके उपयोग की बात करूँ तो सबसे पहला यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं इसका? ट्रेड के लिए। ट्रेड मतलब व्यापार। दूसरा भाई, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको भाई। यात्रा के लिए भी हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं भाई। यही तो यूज़ हो सकते हैं एक दर्रे के भाई। एक दर्रा ऐसा होता है भाई, एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ सकता है, जैसे भारत और चीन के बीच में बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है। और एक दर्रा ऐसा होता है कि भाई एक ही जगह पे, जैसे हमारे माउंटेनियस एरिया है, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उनके अंदर आपस में एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बनिहाल दर्रा है जी, जैसे आपने बनिहाल दर्रे के बारे में सुना होगा, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसी बनिहाल दर्रे के अंदर एक जवाहर सुरंग भी बनाई गई है जो कि 1956 में बनी थी। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 जिक्र करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो दर्रा क्या होता है, दर्रे के यूज क्या होते हैं, ये अभी तक हमने जाना। अब हम 1 बाय 1 स्टेट की बात करते हैं कि दर्रों के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। जी, यहाँ तक आप नोट कीजिए, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, जैसा भी हमसे बनता है, क्योंकि मैप के बिना जियोग्राफी में कभी भी आपका काम नहीं चलता भाई, ठीक है। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम इंडिया का, इधर से
ज़्यादातर तो हमें ऊपर वाले हिस्से की ज़रूरत है, इसलिए मैंने जो है ये मेन पोर्शन बनाया है। जी जी ठीक ठाक बन गया मैप जी। ओके है, चलिए ध्यान से समझते हैं। हम जानते हैं कि आज के टाइम में जम्मू कश्मीर पहले जो एक स्टेट होता था, जो एक विशेष राज्य का दर्जा जिसको प्राप्त था, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है और उसके दो यूटी बना दिए गए हैं। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ 1947 में, ये पूरा का पूरा मैंने जम्मू कश्मीर बनाया है। इसमें अक्साई चाइना भी आ गया, इसके अंदर सारी चीज़ आ गई, इसके अंदर पीओके वाला रीजन भी आ गया। हम सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने जो पश्चिमी कश्मीर था उसके ऊपर अटैक मार लिया और भारत के इस कश्मीर के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ, पहले हमारे पास 100% पूरा का पूरा कश्मीर हमारा था, जम्मू एंड कश्मीर पहले 100% हमारा था। एक बात समझना यहाँ से, फिर हमारे टॉपिक पे ऊपर आते हैं हम। तो अब भाई जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1947 में अटैक किया, 1947-48 के अंदर तुरंत आज़ादी के बाद, तो लगभग 30% हिस्से के ऊपर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम पे जानते हैं। और भाई इसी में से लगभग 10% हिस्से के ऊपर 1962 में किसने अधिकार कर लिया, चीन ने अधिकार कर लिया, चाइना ने अधिकार कर लिया, चीन ने जी, चाइना ने। इंडो चाइना जो वार हुआ था 1962 में, उसके तहत इसके 10% हिस्से पर किसने अधिकार कर लिया, भाई चाइना ने कर लिया, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं या अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जिसको चीन जो है अपना एरिया बताता है। ठीक है, तो इधर से पाकिस्तान ने 30% कब्जा कर लिया, इधर से चाइना ने 30% कब्जा कर लिया। भारत के पास कितना एरिया बचा है, भारत के पास टोटल एरिया कितना बचा है, कश्मीर का 60% एरिया बचा है। ठीक है, और उसी के अंदर मैं अभी कंप्लीट लेके चल रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं भाई। जी, तो ये वाला जो रीजन है आपका पूरा का पूरा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लद्दाख। इसको हम क्या बोलते हैं, लद्दाख। मैं एल से लिख रहा हूँ यहाँ पर, लद्दाख। ठीक है, ये इसके ऐसे लगता हुआ जो हिस्सा आज के टाइम में हमारे पास अब बचा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि दो यूटी बन चुके हैं। अब आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, जब से 370 और 35A का अबोलिशन हुआ है, यहाँ से हटाई गई है, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटियों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 8 यूटीज़ हमारे पास हो गए हैं आज के टाइम में। इसके बाद जो है इधर वाला जो ये रीजन पड़ता है पूरा का पूरा, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। इधर ये लगता पंजाब आ जाएगा, पंजाब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा हमें जानना है किसके बारे में भाई, हमें जानना है किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। ये यूके आ जाएगा। इसके बाद आप सब जानते हो ये है हमारा सिक्किम, और ये है हमारा इधर से अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। जगह कम है लेकिन आप समझ जाना, वो ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करनी है। फिर हम एक मध्य भारत का जो है दर्रा पढ़ेंगे, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के अंदर। और फिर हम पढ़ेंगे किसके अंदर भाई, नीचे जो दक्षिण भारत के दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पासिस ऑफ लद्दाख, लद्दाख के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, पासिस ऑफ
लद्दाख। जी, पासिंग ऑफ लद्दाख में डायरेक्ट में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन से दर्रे। सबसे पहले दर्रे के बारे में हम लिखेंगे काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम रेंज, सॉरी काराकोरम पास। ये काराकोरम दर्रा जो है हम जानते हैं काराकोरम रेंज के ऊपर पड़ता है, काराकोरम श्रेणी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी आप लोगों को पता है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जिसके ऊपर भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भाई गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका पीओके के अंदर में भी आता है, तो ये कंप्लीटली भारत में नहीं है। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरी तरह से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर पड़ती है। लेकिन सिर्फ आपसे इतना पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहां पर कोई पर्टिकुलर मेंशन ना हो और ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर काराकोरम K2 दे रखा हो, गॉडविन ऑस्टिन दे रखा हो, तो आप इसके ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो K2 जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है, वो कौन सी रेंज पर है, काराकोरम। इसी पर हमारे पास एक दर्रा भी है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम दर्रा। इसके बाद अगर मैं दूसरा दर्रे की बात करता हूं, इसी काराकोरम रेंज पर 3-4 हम दर्रों के बारे में लगातार हम बात करते हैं, तो अगला दर्रा है यहां पर अघिल, अघिल, अघिल पास भाई। इसके बाद है थर्ड खुंजरेवा, खुंजरेवा। इसके बाद है खरदुंगला, खरदुंगला। जी, ये वो चारों के चारों दर्रे हैं जो आपके किस पे पड़ते हैं, काराकोरम रेंज के ऊपर पड़ते हैं। और काराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पर पड़ती है, लद्दाख में। अब बात करते हैं इन चारों के चारों दर्रों की। तो ये चारों के चारों दर्रे क्या करते हैं, किसको किससे जोड़ते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। भाई ये चारों के चारों जो दर्रे हैं आप लोगों के, जो सारे के सारे दर्रे हैं चारों के चारों, ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये भारत और चीन को जोड़ते हैं। भाई हम सब जानते हैं इधर भारत के जो है चीन बसा हुआ है पूरा का पूरा ऐसे करके, ठीक है। और इधर ऊपर की साइड भी चीन आया हुआ है, इधर से जो है पाकिस्तान आया हुआ है। तो ये दर्रे यहाँ पर ऐसे करके है भाई, ये दर्रे यहाँ पर ऐसे करके है। ऊपर पूरा का पूरा चाइना है, ठीक है। तो ये दर्रे ऐसे करके हमारे पास चारों, भाई काराकोरम है, ठीक है, ये दूसरा अघिल है, तीसरा जो है खुंजरेवा है, चौथा कौन सा है, खरदुंगला है। इसके अलावा यहाँ पर एक और दर्रा है नीचे लद्दाख में ही, इधर इस साइड पर। इस दर्रे के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ये भी लद्दाख के अंदर का ही दर्रा है भाई, ये भी लद्दाख के अंदर का ही दर्रा है। जो स्पेशल दर्रा है मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ इस ब्लू मार्कर से, यहाँ पर समझ लेना इस दर्रे के बारे में। इस दर्रे का नाम है, पांचवा दर्रा है जो यहीं पर है, जिसका नाम है मानकला। जिसका नाम क्या है भाई, मानकला, मानकला पास। ये आप ये भी कह सकते हो कि ये लद्दाख और चीन को जोड़ते हैं। लद्दाख है तो भारत का हिस्सा, भाई भारत को चीन से जोड़ते हैं, लद्दाख आ जाए, लद्दाख और चीन को जोड़ते हैं। ये मानकला जो पास है, ये मानकला पास किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये मानकला पास कनेक्ट कर रहा है किसको भाई, लद्दाख को। लद्दाख यानी कि लद्दाख भारत का हिस्सा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत से। तिब्बत की राजधानी है लासा, तिब्बत की राजधानी क्या है, लासा। ये मानकला जो पास है ये लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ रहा है, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे करके पड़ता है, इधर 1 2 3 4 5, हाँ ये बना दिया मैंने। ये जो है आपका ये है मानकला, ये क्या है, मानकला है भाई। ये कौन सा पास है, मानकला पास है, ठीक है। तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत आज के टाइम में चाइना के अंडर में ही है, तो ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। अगर ये चाहिए हम ये भी कहें कि भाई ये चाइना से ही जोड़ता है भारत को, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तिब्बत भी आज के टाइम में चाइना के अंडर में ही है। क्यों है उसकी स्टोरी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बाद में, जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये वो दर्रे हैं जो कहाँ के पड़ते हैं, आपके लद्दाख के। इसके अलावा लद्दाख में आपने एक और पास याद रखना है, मैं इधर लिख देता हूँ 6 नंबर बनाकर। इसका नाम है जोजिला,
इसका नाम क्या है? जोजिला, जोजिला पास भाई। ये जोजिला पास यहां ऐसे करके पड़ता है। ये किस किस को जोड़ रहा है? ये लेह को जोड़ता है किससे भाई? कारगिल वाले क्षेत्र से। ये लेह को जोड़ता है किससे भाई? कारगिल वाले क्षेत्र से। लेह को कनेक्ट कर रहा है किसको? कारगिल वाले। लेह और कारगिल दोनों के दोनों जो है कहाँ पड़ते हैं? लद्दाख के अंदर पड़ते हैं। दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन? जोजिला पास। जोजिला के अलावा जितने भी दर्रे हैं वो लद्दाख के, वो भारत और चीन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोजिला के अलावा यही दर्रे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्रे हैं लद्दाख के अंदर, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही काफ़ी है भाई। मैंने बताया ये बाकी दर्रे जो हैं, ये सारे के सारे पांचों दर्रे भारत और चीन को कनेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी रूप से, ठीक है, जिसमें चाहे मानकला आ गया। लेकिन यहाँ पर जो जोजिला है वही एक अलग है, जो कि लेह और कारगिल को आपस में जोड़ रहा है, जो दोनों की दोनों जगह कहाँ पर पड़ती है? आपकी लद्दाख में। तो ये है हमारा कौन सा बेटा? ये है हमारा जोजिला पास। ये कौन सा है? हमारा जोजिला पास है, जोजिला दर्रा है जी। यहाँ तक बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। इसको याद करने की ट्रिक आप अपने तरीके से बना सकते हैं। याद आप इनको तभी कर पाओगे जब 2-4 बार जो है हर एक स्टेट के ऊपर काम करोगे। भाई लद्दाख के दर्रे मैं आपसे कहता हूँ, मेरे को कैसे याद है भाई? काराकोरम है, ठीक है। मैंने कहा भाई और कौन सा है? अगिल है। मैंने कहा भाई खुंजरेवा है। मैंने कहा खरदुंगला है। मैंने कहा और कौन सा है? मानकला है। और लास्ट में मैंने कौन सा बताया? जोजिला है। हज़ारों ट्रिकें आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि भाई आप इन के ऊपर काम करो, जैसा आपको स्टेबल लगे वैसा करो। मैं आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो काराकोरम, काराकोरम अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि काराकोरम रेंज लद्दाख के अंदर पड़ती है। अगिल, खुंजरेवा, खरदुंगला। खुंजरेवा और खरदुंगला काफ़ी हद तक ख जो है आपस में मिलते हुए वर्ड है। मानकला, ठीक है, और जोजिला, ठीक है भाई, ये है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे ऊपर वाला यूटी है, जो टॉप में है, उसको हमने कवर कर लिया है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट रहा हूँ एक बार, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरे स्टेट का नाम डाल लीजिए या दूसरे यूटी का नाम डाल लीजिए, जम्मू कश्मीर। पासिस ऑफ जम्मू कश्मीर। दूसरे स्टेट का नाम डाल लीजिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे, पासिस ऑफ J&K, पासिस ऑफ J&K। जम्मू कश्मीर में ध्यान से समझना भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ अक्साई चाइना है, जिसको मैंने बनाया है। अब मैं इसको ब्लू से नहीं बना रहा हूँ, इसको अब मैं रेड से बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये पाकिस्तान के द्वारा 1947-48 में कब्जाया हुआ हिस्सा है, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से भाई? POK के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक मार दिया था कश्मीर के पश्चिमी हिस्से पर और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उस समय तक UN का जो है UN जो है अस्तित्व में आ चुका था, उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो जितने भी दो देशों के बीच में मसले होते थे उन सबको सुलझाने का काम कौन करता था? UN करता था। तो इसी संदर्भ में जो है UN को चिट्ठी लिखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन UN का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था और UN ने उस चीज़ के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसलिए आज तक ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के ही अंडर में। पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता रहता है कि ये हमारा हिस्सा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना, ये मैंने जो रेड से लिखा है, मैं पहले दर्रे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास जी। ये बुर्जिल पास कुछ ऐसे पड़ता है, यानी कि ये पाकिस्तान वाला जो POK वाला रीजन है ना, उसको जोड़ता है कश्मीर से। ये है हमारा बुर्जिल पास, ध्यान से समझना भाई इसको, बुर्जिल को। आपसे पूछा जाएगा बुर्जिल किस किस को जोड़ता है, तो हम कहेंगे बुर्जिल जो जोड़ता है, एक तो जोड़ता है गिलगित को,
गिलगित कहाँ पर है? गिलगित है पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और किससे कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से। भाई श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है श्रीनगर, ये तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला है दर्रा जो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? आपका किससे जोड़ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई भाई। अगर मैं यहाँ पर दूसरे दर्रे की बात करता हूँ, पहला हो गया बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल भाई बहुत सारी ट्रिकें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बुर्जिल यानी कि पाकिस्तानी वाले जो हैं वो बुज़दिल हैं, जो भारत के ऊपर क्या करते रहते हैं? अटैक करते रहते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र साजिशें रचते रहते हैं। तो आप ऐसे ट्रिक बनाकर इसको याद भी कर सकते हो। बुज़दिल है, कायर है। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा हमें याद हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। और वो जम्मू एंड कश्मीर को ही चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर उन्हीं का हिस्सा बताते हैं हमेशा से। दूसरा पास है, ध्यान से समझना, यहाँ पर पीर पंजाल। वैसे जब मैं आपको माउंटेन पढ़ाऊंगा तो माउंटेन में आप जानोगे कि पीर पंजाल एक रेंज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है। तो इसी के नाम से, इसी रेंज के अंदर एक दर्रा भी है जिसको हम नाम देते हैं पीर पंजाल दर्रा। ये किस किस को जोड़ता था? ये जोड़ता था जम्मू को कनेक्ट करता था भाई किससे? श्रीनगर से। करता है जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ये क्या करता है भाई? जम्मू और श्रीनगर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना मेरी बात को, इस रास्ते पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती थी, लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम होती थी। वही भूस्खलन जिसको हम कहते हैं भाई, पहाड़ों से ऊपर से ऐसे पानी का तेज़ बहाव के साथ जो है पत्थरों का कटाव होकर गिरना, उसको हम भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो इसलिए इस दर्रे का यूज़ अब बंद कर दिया गया है। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कौन यूज़ हो रहा है? यहाँ पर ध्यान रखना, मैं तीसरा जो दर्रा लिख रहा हूँ यहाँ पर उसको रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ हो रहा है भाई। इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढ लिया गया है भारत के द्वारा, और इसकी जगह आज हम किसको यूज़ कर रहे हैं? इसकी जगह हम कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो है, तीसरा दर्रा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? हम बनिहाल दर्रा भाई। आज के टाइम में हम किसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा भी किसको जोड़ता है भाई? जम्मू को किससे कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर से। भाई ये नाम की इंग्लिश तो आप लिख ही लोगे, इनको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश का वर्ड ऐसा होगा जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा वो मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगा। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आया? भाई बनिहाल दर्रे को किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आज हम यूज़ कर रहे हैं? तो हम किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर रहे हैं? हम पीर पंजाल दर्रे के उसके अंदर कर रहे हैं। भाई पहले पीर पंजाल को यूज़ करते थे, ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण, ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होने के कारण, ज़्यादा भूस्खलन होने के कारण आज उसकी जगह हम बनिहाल दर्रे का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बनिहाल दर्रा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको नोट कीजिए। बनिहाल के बारे में हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना भाई बनिहाल दर्रे को। इसी बनिहाल दर्रे के अंदर एक सुरंग बनाई गई थी भाई। भाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो आपका बनिहाल दर्रा है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जो बनिहाल पास है वो किस किस को कनेक्ट करता है? भाई बनिहाल पास जो है इसके अंदर एक सुरंग बनाई गई थी, एक टनल बनाई गई थी जिसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, जिसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग। ये कब बनाई गई थी भाई? ये दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, मैं ही दिखाई नहीं दे रहा था है? ये जवाहर सुरंग बनकर तैयार हुई थी कब? 1956 में। ठीक है, ये जवाहर सुरंग कब बनकर तैयार हुई थी? 1956 में। तो आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है, जवाहर सुरंग कौन से राज्य के अंदर है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। दूसरा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में से निकाली गई है? तो वो आपके बनिहाल दर्रे के अंदर से निकाली गई है। किस में से निकाली गई है? वो भाई बनिहाल दर्रे से। वहीं अगर आपसे ये पूछ लेता है भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है मात्र 2.8 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 2.8 किलोमीटर। लेकिन अभी अभी चर्चा में जो रहा 2020 में एक और टनल का जो है उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 के अंदर। वो टनल कौन सी थी? वो थी अटल टनल। वो कौन सी थी भाई? अटल सुरंग, जिसकी आप लोगों ने लंबाई जानी होगी 9.02 किलोमीटर है भाई। ये किस दर्रे के अंतर्गत आती है भाई? ये रोहतांग दर्रे के अंतर्गत आती है, रोहतांग दर्रे में। और कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है अटल टनल? ये पड़ती है हिमाचल एंड प्रदेश के अंदर भाई।
HP के अंदर आती है। कहीं इसको जम्मू कश्मीर या श्रीनगर या जो भी XYZ आप लद्दाख के उसके अंदर काउंट कर जाओ तो ये गलत हो जाएगा। भाई जवाहर सुरंग जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में और बनिहाल दर्रे के अंदर है, लेकिन अटल सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है जो कि रोहतांग दर्रे के अंदर आती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मैं आपका एक और डाउट यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आपका एक और डाउट जो है वो क्लियर करना चाहूँगा। वो डाउट ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भाई भारत की सबसे लंबी सुरंग, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारत की सबसे लॉन्गेस्ट जो टनल है वो कौन सी है भाई, लॉन्गेस्ट टनल, तो ध्यान से समझना, इस लॉन्गेस्ट टनल का नाम है चेनानी नैशारी सुरंग भाई। चेनानी नैशारी टनल ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में ही। जो जम्मू और कश्मीर के अंदर हिमालय के जो हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के नीचे वाले हिस्से के अंदर पड़ती है ये। अब इसके बारे में एक और ख़ास बात याद रखनी है भाई इसी सुरंग का हाल फिलहाल में नाम बदल दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है वो क्या है? इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भाई। इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भाई। इसको नोट कीजिए यहाँ तक। और सबसे लंबी सुरंग होने के साथ साथ अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो मैं लंबाई भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 9.2 किलोमीटर भाई। अटल टनल 9.02 है और ये 9.2 है, 9.28 के आसपास है ये, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। भाई जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के अंदर है। अटल सुरंग कहाँ है? अटल सुरंग जो है, अटल टनल जो है वो आपकी रोहतांग दर्रे के अंदर है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, जो सबसे लंबी टनल है, जो भारत की सबसे लंबी टनल है उसका नाम है चेनानी नैशारी सुरंग। और ये कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये आपको टनल के बारे में अब कोई पजल नहीं होना चाहिए कि ये भारत की जो है सबसे इंपॉर्टेंट टनल है, जो आप लोगों को याद रखनी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो हम दर्रों की बात कर रहे थे, हमने दर्रा पढ़ लिया, पीर पंजाल के बारे में पढ़ लिया, हमने बनिहाल के बारे में पढ़ लिया, शायद हमने इसके अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बुर्जिल पास था उसके बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे जो हैं वो आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जो पासिस हैं वो अब फिनिश हो चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइए जी। तो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से दर्रे पढ़े? हमने पढ़ा पीर पंजाल, हमने पढ़ा बनिहाल और हमने पढ़ा बुर्जिल। प्लस में हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सुरंग है भाई, एक है जवाहर और एक है चेनानी नैशारी सुरंग, जिसका नया नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हमारे तीसरे स्टेट पर पहुँचते हैं जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल प्रदेश से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो यहाँ से हम 3 दर्रों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला दर्रा, आप हेडिंग डाल लीजिए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जी। पहला है यहाँ पर, मैं पहले तीनों के नाम लिख देता हूँ, बाड़ालाचा या इसी को बोलते हैं बारालाचा पास। दूसरा बारालाचा शिपकिला, शिपकिला पास। तीसरा, यहीं पर हम पढ़ेंगे तीसरे पास के बारे में, रोहतांग, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, जिसके अंदर रोहतांग टनल मैंने आप लोगों को बताई है, रोहतांग पास। तो ये 3 दर्रे हैं आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के। एक बार इनका जो है उतारिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इनके बारे में जो खास बातें हैं जी।
बाड़ा लाचा जो दर्रा है, मैं उसको ब्लू पेन से आपको मेंशन कर रहा हूं इधर, ये है बाड़ा लाचा भाई। ऊपर क्या है, ऊपर लद्दाख है और यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। यानी कि हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, ये लद्दाख से जोड़ रहा है। कौन सा भाई, बाड़ा लाचा। तो हम सबसे पहले बाड़ा लाचा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद शिप किला और रोहतांग के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जो बाड़ा लाचा है ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है किस किस को भाई। पहली बात तो ये कनेक्ट कर रहा है आप लोगों का जो हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश है उसको कनेक्ट कर रहा है किससे भाई, लद्दाख से कर रहा है ना कनेक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी बाड़ा लाचा दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है दो धाराओं के रूप में। उस नदी का नाम है चेनाब नदी भाई। उस नदी का नाम क्या है, चेनाब नदी। उस नदी का नाम क्या है भाई, चेनाब नदी। ये दो बातें बाड़ा लाचा दर्रा के बारे में आप नोट करोगे भाई। पहली तो ये है कि ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। दूसरा इसी से जो है चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में कौन सी नदी का उद्गम होता है, चेनाब नदी का, जो कि सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। नदियों के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे ये बात, ठीक है। तो चेनाब नदी का उद्गम होता है कहाँ से भाई, बाड़ा लाचा दर्रे से। इतना इसके बारे में नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बाड़ा लाचा के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो दूसरा दर्रा था उसको मैं रेड से बना रहा हूं। ये हिमाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है भाई, तिब्बत को, ठीक है। ये किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। और तिब्बत मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसके अंडर में आता है आज के टाइम में, चाइना के अंडर में आता है। तो जाहिर ही बात है, अगर मैं दूसरे दर्रे की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम क्या है, शिप किला। शिप किला जो दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है प्यारे बच्चों, तिब्बत से। और तिब्बत आप लोगों को पता है किसके अंडर में आता है, चाइना के अंडर में आता है। और हिमाचल प्रदेश हमारा इंडिया का सबसे खूबसूरत शहरों के अंदर से एक है, ठीक है, सबसे खूबसूरत राज्यों के अंदर से एक है। वहीं आप लोगों को शिप किला पास से एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है भाई। सतलुज नदी जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सतलुज नदी वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी एंटर करती है कहाँ पर भाई, भारत के अंदर। सतलुज रिवर एंटर फ्रॉम दिस पास इन इंडिया। भारत के अंदर सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर एंटर करती है, ठीक है। तो सतलुज नदी का अगर मैं इसको द्वार कहूँ, गेट कहूँ, तो मैं गलत नहीं हूँगा। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा किस दर्रे को सतलुज नदी का द्वार कहा जाता है, तो किस दर्रे को सतलुज नदी का द्वार कहा जाता है भाई, शिप किला दर्रे को कहा जाता है। शिप किला दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद रह गया है इसके अंदर एक लास्ट दर्रा जिसका नाम क्या है, रोहतांग, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रोहतांग। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो तीसरा दर्रा रह गया है, मैं उसको ब्लैक पेन से मेंशन कर रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना उसके बारे में। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास भाई, रोहतांग दर्रा ये किस किस को जोड़ता है, ये लाहौल स्पीति को या लाहौल घाटी को, जो आपकी लाहौल स्पीति है ये उसको किससे जोड़ता है भाई, ये जोड़ता है उसको लाहौल घाटी को, सॉरी लाहौल घाटी को, लाहौल वैली को स्पीति वैली से जोड़ता है, स्पीति घाटी के अंदर जोड़ता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं तरह से कुल्लू और मनाली को जो आपस में जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है भाई, रोहतांग दर्रा। और इसी रोहतांग दर्रे के अंदर एक सुरंग बनाई गई है, मैं इसके बारे में आप लोगों का जिक्र कर चुका हूँ 2020 में, जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम क्या है, अटल टनल भाई, जिसका नाम क्या है, अटल टनल। बहुत अच्छी जगह है, देखने की जगह है। मैं नहीं जा पाया हूँ लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के बाद पूरी कोशिश रहेगी जाने की, ठीक है।
वैसे तो अब बहुत भयंकर भीड़ उमड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। कोरोना की थर्ड वेव जो है वो वहीं से आएगी अब की बार। अटल टनल जो है ये है बेटा, इसकी मैं बता चुका हूँ लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और आप लोगों को पता है ये किसके नाम पे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है जी। तो ये दर्रे हमारे कहाँ के थे, ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे थे। अब बहुत थोड़े से दर्रे रह गए हमारे उत्तराखंड के, सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जी। अगर मैं बात करता हूँ अब हम चलते हैं किसके ऊपर भाई, उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि। उत्तराखंड को कहा जाता है क्या भाई, देवों की भूमि। तो उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करूं मैं, उत्तराखंड के दर्रे, पासिस ऑफ उत्तराखंड, लिख लेना भाई, लिखने में कोई इश्यू नहीं है, नाम है बस, नाम को इंग्लिश में क्या ही लिखूं मैं। उत्तराखंड के दर्रों में सबसे पहला है माना, नीति और लिपू लेक। ये सारे के सारे दर्रे जो हैं, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं भारत को किससे कनेक्ट करते हैं भाई, तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। यानी कि तिब्बत यानी कि चीन, यानी कि चाहे माना पूछे, चाहे नीति पूछे, चाहे लिपुलेख पूछे, तीनों के तीनों दर्रे भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि उत्तराखंड के ये यहाँ पर पड़ते हैं तीनों के तीनों। मैं ऐसे बना देता हूँ इनको, तीनों के तीनों को ब्लू पेन से बना देता हूँ, इधर पढ़ते हैं तीनों के तीनों, लगातार पढ़ते तीनों के तीनों। तो ये क्या करते हैं, माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से यानी कि भारत को चीन से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, ये जो लिपुलेख दर्रा है इसी से रास्ता जाता है कहाँ पर भाई, कैलाश मानसरोवर। सुना होगा आप लोगों ने नाम, एग्ज़ाम में पूछा गया कि उस समय पिछले साल 2-3 एग्ज़ामों के अंदर ये पूछा गया था लगातार, 2016 में, 18 में, 20 में, कि कौन से दर्रे से हम जो है कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है। तो लिपुलेख दर्रे से जो है कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है, जो कि तिब्बत के अंदर पड़ता है। आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो इसके बारे में। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता कौन से दर्रे से है, लिपुलेख से। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड से। तो अब आपको दर्रा कैसे भी पूछे, वो पूछे भाई कहाँ पड़ता है, वो पूछे भाई किससे किसको कनेक्ट करता है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा चुका हूँ। इज़ दैट क्लियर भाई। तो ये उत्तराखंड में हमने सिर्फ 3 दर्रे पढ़ने थे और कुछ नहीं पढ़ना था। तीनों के तीनों तिब्बत को जोड़ते हैं भारत के साथ। यहाँ तक नोट कर लीजिए, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ 1 घंटे का काम है। 1 घंटे बैठ के आपने इन लोगों को इनको पढ़ लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले जी। और कहाँ कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए दर्रे से, तो आपका डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स तो दिलाएगा ही दिलाएगा एग्ज़ाम के अंदर। मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूँ। इसके बाद आ जाओ भाई आगे। अब आ जाओ भाई सिक्किम के दर्रे, पासिस ऑफ सिक्किम भाई। उन्नीस 1974-75 के अंदर भारत का राज्य बना था 22वां राज्य सिक्किम, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, शायद 22वां ही बना था, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिक्किम के दर्रे, सिक्किम में सिर्फ हमने 2 दर्रे पढ़ लिए भाई। एक तो पढ़ना है नाथुला, नाथुला दर्रा। मैं इसको मैप पे नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है इतनी कोई ख़ास दिखाने की। नाथुला पास आप समझ जाना बस। दूसरा है जेलेपला, जेलेपला दर्रा। इसने चलना बंद कर दिया भाई, मैं दूसरे मार्कर से नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। जेलेपला दर्रा, जेलेपला पास भाई जी। ये 2 दर्रे हैं। लेकिन इन दर्रों में से आप लोगों को एक खास बात याद रखनी है, मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवाना चाहता हूँ वो बात को, ठीक है। इन दर्रों के अंदर से आप लोगों को एक खास बात याद करनी है कि भाई ये जो नाथुला पास था, अच्छा मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या इसमें, ये जो नाथुला पास था, ये नाथुला दर्रा जो था,
ये भारत और चीन के लिए बहुत अच्छा व्यापारिक मार्ग था, लेकिन 1962 के युद्ध में इसको क्या कर दिया गया, क्लोज, बंद कर दिया गया। अब 2006 में इसको फिर से रीओपन किया गया है भाई। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि सिक्किम का वो कौन सा दर्रा था जो 1962 इंडो चाइना वार के दौरान जो है क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, तो वो था नाथुला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्किम में सिर्फ 2 ही दर्रे आप लोगों को याद करने हैं और कुछ भी याद नहीं करना है। और क्वेश्चन आता है कि भाई ये नाथुला और जलेपला किसको जोड़ते हैं। भाई नाथुला और जलेपला के ये जो ना बिल्कुल टॉप पे है यहाँ पे सिक्किम के, तो ये भी दोनों के दोनों दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं भाई, ये दोनों के दोनों दर्रे जो हैं भारत को किससे जोड़ते हैं, सिक्किम से जोड़ते हैं। भारत को किससे जोड़ते हैं भाई, सिक्किम से जोड़ते हैं। कनेक्ट इंडिया, सॉरी, भारत को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं भाई। यानी कि जो सिक्किम है उससे जोड़ते हैं, इंडिया टू तिब्बत। तिब्बत की राजधानी लासा, ऊपर तिब्बत ही तो पड़ता है ना इसके ऊपर, ऊपर तिब्बत हो गया, साइड में यहाँ नेपाल हो गया, इधर जो है भूटान हो गया, तो इनको जोड़ता है भाई ये, और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक हो गया क्लियर, नाथुला हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनके बारे में आप लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ये दोनों ने चलना बंद कर दिया है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भाई, सबसे पहला है बोमडिला, बोमडिला, दूसरा है बुम्बला, ठीक है, तीसरा है यांगयाप, यांगयाप, और चौथा है दिफू दर्रा। ये है भाई बोमडिला, बुमला, यांगयाप और दिफू। ये 4 दर्रे हैं भाई जो आपके हैं, लेकिन इनमें से भी आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो मैं बता देता हूँ, ये भी सारे के सारे दर्रे, ये भी यहाँ पर आप जितने भी दर्रे आप देख रहे हो, ये भारत को किससे जोड़ रहे हैं, ये भारत को सबको तिब्बत से जोड़ रहे हैं भाई। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर थे ना नाथुला और जलेपला, वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ रहे थे, तो ये भी अरुणाचल को किससे जोड़ रहे हैं, तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं। सारे के सारे दर्रे भाई अरुणाचल और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं भाई, अरुणाचल और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो किसी को बताओ भाई। देखो फिर मैं इसके बारे में 1-2 बातें बताता हूँ। ये जो यांगयाप दर्रा है ना, यांगयाप दर्रा है, इसी से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के अंदर एंटर करती है भाई। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत यानी कि चाइना, और चाइना में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट करवा देता हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 बातें मेरे को यहाँ पर नोट करवानी है आप लोगों को। कर लिया इतना नोट जी। ये सारे के सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पहली खास बात यांगयाप दर्रे के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से एंटर करती है। यांगयाप दर्रे से क्या करती है भाई, प्रवेश करती है जी। यांगयाप दर्रे से क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, हम सब जानते हैं, जमुना। ये जाना जाता है कहाँ पर भाई, बांग्लादेश में। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है कहाँ पर, चीन में या तिब्बत में। चीन या
तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इतना हो गया क्लियर, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये 2 पॉइंट आप लोगों को, अच्छा एक पॉइंट और याद कर लेना, ये दिफू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में विवादित है भाई। भारत और म्यांमार के बीच में विवादित, डिस्प्यूटेड है ये भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है भाई। आजकल लेकिन अभी इसको रन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, इंडिया ही चला रहा है। तो यहाँ से जितना भी टैक्स वगैरह आ रहा है ना उसको ले तो इंडिया ही रहा है, लेकिन हमेशा से म्यांमार ये क्लेम करता आया है कि भाई ये दर्रा जो है ये ट्राई पॉइंट पे पड़ता है, भारत चीन और म्यांमार के। तो यहाँ पर पड़ता है लगभग इस पॉइंट पे, ऊपर जो है चीन हो गया, इधर जो है म्यांमार हो गया। तो ये जो है म्यांमार हमेशा से क्लेम करता रहा है कि भाई ये दर्रा हमारा है, ये दर्रा हमारा है, लेकिन भारत सुन ही नहीं रहा, भारत खुद ही इससे चला रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भारत को, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी जल्दी से सिर्फ 5 मिनट का काम रह गया है आप लोगों को जो याद करना है, और कुछ नहीं है। अब ये सारे दर्रे हो गए हमारे ऊपर वाले भारत के। अब सबने पढ़ा होगा सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज जो भारत के मिडल भाग में पड़ती है, सतपुड़ा श्रेणी जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी के अंदर असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ पास भाई, असीरगढ़ पास। ये असीरगढ़ पास किसको जोड़ता है भाई, पहले तो बात ये सुन लो, ये उत्तर भारत को जोड़ता है, जो नॉर्थ इंडिया है उसको जोड़ता है किससे भाई, दक्कन भारत से, दक्कन भारत से। यानी कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है उसको कनेक्ट करता है दक्कन इंडिया से। एग्जाम में पूछा गया था किस दर्रे को की ऑफ दक्कन कहा जाता है, तो इसी दर्रे को कहा जाता है की ऑफ दक्कन, की ऑफ दक्कन या दक्कन की कुंजी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, दक्कन की कुंजी कहा जाता है। ये सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। और मैं आप लोगों से पूछूं भाई, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक तो आप सब जानते हैं, वो है धूपगढ़ी, धूपगढ़ पंचमढ़ी में पड़ती है। पंचमढ़ी जगह का नाम है भाई, यहाँ पर पड़ती है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है 1351 मीटर, सबको पता है। जैसे अरावली की क्या है, अरावली की कौन सी है सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। उसके बाद आप बताओगे जो आपकी विंध्य श्रेणी है उसकी कौन सी है हाईएस्ट पीक, ठीक है। इन सबको सद्भावना है या कौन सी है ये आप इस सबको बताओगे, ठीक है। तो कमेंट में एक बार ज़रूर करना, कमेंट करना कि मैंने जो क्वेश्चन डाला है आप लोगों के लिए कि जो अरावली है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है और जो विंध्य है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ भाई, ये हो गया आप लोगों का। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के दर्रे, और दक्षिण भारत के दर्रों में सिर्फ आपको 4 दर्रों के बारे में पढ़ना है भाई। हेडिंग डाल लीजिए दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत के दर्रे, पासिस ऑफ साउथ इंडिया। जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर भी तो बहुत सारी पहाड़ियाँ पड़ती है ना, इधर पश्चिमी घाट पड़ता है, उधर पूर्वी घाट पड़ता है, पढ़ा होगा ना। फिर नीलगिरी पड़ता है, फिर अन्नामलाई पड़ता है, फिर ठीक है, फिर इलायची पहाड़ी पड़ती है, फिर लास्ट में सबसे नागरकोल पहाड़ी पड़ती हैं। ये पहाड़ों के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माउंटेन के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस लोकेशन के अंदर आती है। तो इन्हीं पहाड़ों के अंदर ही तो दर्रे बनेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला दर्रा है वो है थाल घाट। मैं चारों यहीं पे लिख देता हूँ, 4 दर्रे पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। थाल घाट पहला है, दूसरा है भोर घाट, ठीक है, तीसरा है पाल घाट, और चौथा है सिनकोटा। सिनकोटा चौथा कौन सा है भाई, सिनकोटा। चौथा कौन सा है, सिनकोटा जी। आ जाइए,
जो थाल घाट है वो किस किस को जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है मुंबई और नासिक को, मुंबई और नासिक को। और कहाँ पड़ता है ये दर्रा? जाहिर बात है मुंबई और नासिक दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, तो कहाँ पर पड़ेगा ये आपका? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस घाट पर पड़ता है? पश्चिमी घाट पर आता है महाराष्ट्र। अरे ये पश्चिमी घाट के बारे में पजल मत होना, ये जो इसके साथ साथ पश्चिमी हिस्से में ये जो पहाड़ियाँ हैं ना नीचे तक, इन्हीं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर वाली पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर आ जाती है इलायची पहाड़ियाँ, और सबसे लास्ट में आती है नागरकोल की पहाड़ी। भाई नागरकोल की जो पहाड़ी है वो भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में है। इसी के बाद अगर मैं बोर घाट की बात करता हूँ तो ये भी किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई और पूना को। भाई बहुत ज़बरदस्त रूट है, मैं बहुत बार गया हूँ यहाँ पर। मुंबई और पूना को कनेक्ट करता है, ये बहुत ज़बरदस्त रूट है। मानसून के अंदर तो अब जो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, ठीक है। खंडाला वगैरह इसी रूट के ऊपर आते हैं, ठीक है। मुंबई और पूना को जोड़ता है। वहीं पाल घाट पर्वत की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो पहाड़ियों को जोड़ता है। दो पहाड़ियों के बीच में लगा लो, एक तो नीलगिरी पर्वत पर और दूसरा जो है अन्नामलाई। नीलगिरी पर्वत जो है वो आपका पड़ता है कहां पर भाई? तमिलनाडु में आता तो ये 2-3 स्टेट के अंदर और है, डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। और अन्नामलाई जो है केरल वाले हिस्से को जोड़ता है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा, और नीलगिरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर है ना फूल खिलते हैं, ठीक है। नीलकुरुंजी फूल बोलते हैं जो कि नीले होते हैं, तो पूरी पहाड़ी नीली दिखती है इसलिए नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी ही है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर पड़ती है, अन्नामलाई माउंटेन पर पड़ती है। अन्नाईमुडी 2695 उसकी हाइट है। माउंटेन्स में इसको मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो पाल घाट किस किस को जोड़ता है? नीलगिरी और अन्नामलाई को। वहीं अगर मैं सिनकोटा पास की बात करता हूं तो ये इलायची पहाड़ी और नागरकोल की पहाड़ी को जोड़ता है। इलायची पहाड़ी जो सबसे लास्ट में पड़ती है, एक और पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं नागरकोल। नागरकोल भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इलायची पहाड़ी की कौन सी जगह पर पड़ता है ये? यानी कि कौन से? मदुरई में। कार्डिमम हिल भी बोलते हैं इलायची को इंग्लिश में, भाई इंग्लिश वाले लिख लेंगे कार्डिमम हिल। कार्डिमम हिल इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? कार्डिमम हिल। ये मदुरई जगह पड़ती है तमिलनाडु की, यहाँ से शुरू होता है और किसको कनेक्ट करता है ये जाकर? ये आपका नागरकोल केरल के अंदर जगह पड़ती है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये तो वो पहाड़ियाँ हैं बेटा जिनके बीच में दर्रा है, मतलब इन जो हिस्सों को जोड़ता है, यानी कि इलायची पहाड़ी मदुरई वाले क्षेत्र से और तिरुवनंतपुरम नागरकोल। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में है या कौन कौन सी जगह के बीच में है, तो ये सारे के सारे दर्रे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दर्रों का जो हमारा टॉपिक था अच्छे से हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट मैंने आप लोगों को पढ़ाया। काफ़ी टाइम लग गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 से 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उतना पॉसिबल हो नहीं पाया, थोड़ा सा डिटेल में चला गया मैं, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए, इनको याद कीजिए, ठीक है। अगर मौका मिला तो मैं इनकी एक छोटी सी ट्रिक बना कर ले आऊँगा। वैसे आप लोगों को बहुत सारी ट्रिकें यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, वो वहाँ से भी आप कर सकते हो। हर टीचर अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। जहाँ से पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ से मैंने आपको एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर करवाया, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा और बता देता हूँ कि राजस्थान में दर्रे भी होते हैं, राजस्थान के अंदर भी दर्रे होते हैं। जो आपका पहाड़ी पड़ती है कौन सी? अरावली, ठीक है। तो अरावली पहाड़ी के अंदर भी दर्रे हैं बहुत सारे, लेकिन उन दर्रों को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाल के नाम से जाना जाता है। वो आपके टॉपिक में बहुत रेयर चांस में पूछे जाते हैं, वो राजस्थान के अंदर ही पूछे जाते हैं जब राजस्थान का स्टेट एग्जाम होता है, ठीक है। तो राजस्थान में दर्रों को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है, ठीक है। तो दर्रों का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अच्छी सी टॉपिक के साथ मिलेंगे, ऐसे ही आप लोगों को 10 से 15 में टॉपिक करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बाय बाय भाई, ठीक है। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।